जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का, जिसमें हमने सबसे पहला प्रैक्टिस सेट रखा है दोस्तों अपनी सामान्य जानकारी का। इसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों का हमने आपके लिए रखा है। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको एक नए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम डेली बेस आपको दिया करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको याद करना है कि सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो लखीमपुर खीरी है, और दूसरा सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका सोनभद्र है। और आपको याद करना है दोस्तों, इसको आप छाप लेना कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है तो दोस्तों वो है हापुड़। तो हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दोस्तों, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा आपको लखीमपुर खीरी है। और दोस्तों सोनभद्र जो है दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सोनभद्र है, और सोनभद्र की खास बात ये है कि सोनभद्र की सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ भी लगती है, और दोस्तों झारखंड के साथ भी लगती है, और दोस्तों बिहार के साथ भी लगती है। तो आपको याद करना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम है सोनभद्र, उसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। बल्कि यही नहीं, बल्कि भारत तथा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताइए जिसकी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगती हो, तो दोस्तों वो सोनभद्र है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जबकि सबसे बड़ा जो है दोस्तों क्षेत्रफल में वो लखीमपुर खीरी है। आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और इसकी सीमा दोस्तों नेपाल के साथ लगती है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है दोस्तों, वो आपका हापुड़ है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। 18वीं विधानसभा का क्या हुआ दोस्तों, 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, तो 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ जिसके अंतर्गत कुल सदस्य दोस्तों आपके 403 थे, और इन 403 में से कुल महिला सीट कितनी थी, तो आप याद रखेंगे 47। तो 18वीं विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, याद रखेंगे 47। और कुल सदस्य कितने हैं, तो आप याद रखेंगे 403। जबकि अगर हम संविधान में देखें तो संविधान में विधानसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं दोस्तों वो 500 हो सकती हैं, और कम से कम दोस्तों कितनी हो सकती हैं, 60 हो सकती हैं। तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सब में सर्वाधिक विधानसभा की जो सीटें हैं दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की हैं, और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों 403 सीटें हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद करनी है वर्तमान में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी विधानसभा होगी, तो आप याद रखेंगे वो 19वीं होगी, क्योंकि 18वीं विधानसभा का चुनाव 2022 में हो चुका है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर हमारे पास में। अगला क्वेश्चन ये है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पहले दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों अल्सर भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे, अल्सर। और दोस्तों स्कर्वी रोग भी होता है। क्या होता है, स्कर्वी। तो आप याद रखेंगे स्कर्वी रोग भी होता है। तो विटामिन सी की कमी से अल्सर और स्कर्वी रोग होता है। जबकि विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स का मतलब होता है दोस्तों हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। विटामिन डी की खास बात और है दोस्तों कि विटामिन डी को गरीबों का विटामिन कहा जाता है। और विटामिन सी की खास बात यह है कि सब्जी को ज़्यादा देर तक पकाने से और सब्जियों को बारीक काटने से विटामिन सी समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपको नोट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लिख लेनी है कि विटामिन बी और सी ये दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए, तो दोस्तों वो बी और सी हैं। जबकि बात करते हैं दोस्तों, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, याद रखेंगे कीड़ा। ये कीड़ा से याद करेंगे, कीड़ा। कीड़ा का मतलब है दोस्तों विटामिन ए, डी, ई और के। ये ऐसे विटामिन हैं दोस्तों जो वसा में घुलनशील हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन दोस्तों आपके जल में घुलनशील हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, याद कर लेंगे कीड़ा। प्यारे दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप याद रखेंगे तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा कमजोरी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों आपका रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है प्यारे दोस्तों। तो आपको याद करना है गरीबों का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अल्सर और स्कर्वी होता है। अल्सर में क्या होता है दोस्तों, जो आंतें होती है उसमें घाव हो जाते हैं, तो अल्सर कहा जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद करना है कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है दोस्तों, वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, अब ये 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इस बात को ध्यान से समझना। पहले दोस्तों 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। क्या हुआ करता था दोस्तों? संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। ये 1937 से लेकर के ये 1950 तक संयुक्त प्रांत ही रहा। जैसे ही संविधान सभा की बैठक हुई दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस दिन उस बैठक ने ये निर्णय लिया कि अब से हम संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके हम नाम रखेंगे उत्तर प्रदेश। क्या रखेंगे? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस तरीके से 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुई। अब इस याद को ताज़ा रखने के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने 2018 से यह घोषणा कर दी कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे कि 2018 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो तारीख है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। ये तारीख ये कहती है कि इस दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया और दोस्तों इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक तारीख है, आप याद करेंगे 22 मार्च। तो 22 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों। इस दिन को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो याद रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आप यहीं पर देखें तो दोस्तों एक तारीख आती है 22 अप्रैल और दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों, इसको मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में, 22 मार्च को जल और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। शुरुआत कब हुई है? तो याद रखेंगे 2018। और किसने की है? तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने। प्यारे दोस्तों इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है दोस्तों वो आपका मथुरा में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में स्थित है। तो आपको याद करना है उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना वो कहाँ पर है? मथुरा में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है, मानव शरीर की संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो यहाँ पर पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर सीधा पूछा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। हम जल्दबाजी में क्या कर देंगे? यकृत यानी लीवर को कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों वो अग्नाशय होती है। क्या होती है? अग्नाशय। और अग्नाशय ग्रंथि की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अग्नाशय ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अंतस्रावीय और बाह्य स्राव दोनों का काम करती है। पहले दोस्तों शरीर की सबसे भारी और सबसे बड़ी जो ग्रंथि आती है दोस्तों वो आती है जिगर, जिसको यकृत या लीवर कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों ये जिगर है। तो जिगर जिसको लीवर कहा जाता है ये शरीर की सबसे भारी और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये कहा जाता है सर इसका वेट 1.5 किलो से लेकर के 2 kg तक होता है। 1.5 से कहाँ तक होता है? 2 kg तक। तो आपको याद करना है कि हमारे शरीर की सबसे भारी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए तो दोस्तों वो यकृत है यानी लीवर है। और हमारे शरीर की दूसरी सबसे भारी और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों वो अग्नाशय है। जबकि यहां पर देखेंगे तो जो पीयूष ग्रंथि आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि बताइए तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि है। और यही पीयूष ग्रंथि वो है जिसको दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। और मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अग्नाशय को कहते हैं। ऐसी ग्रंथि बताइए दोस्तों जो अंतस्रावी और बाह्य स्राव दोनों का काम करती है तो दोस्तों वह है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। ये भी बहुत एग्जाम में बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नहर। आप याद करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताइए तो दोस्तों वह है शारदा नहर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है प्यारे दोस्तों? तो इसकी जो कुल लंबाई है वह है 938 किलोमीटर। 938 किलोमीटर है। जबकि अगर आप देखें तो यहां पर आपको नोट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये छाप लेना दोस्तों कि यूपी और नेपाल के बीच की जो सीमा लगती है, यूपी और नेपाल के बीच जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों उसकी लंबाई है 538 किलोमीटर। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोनों के पीछे 38 है। तो आप याद करेंगे उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है दोस्तों तो वो है आपकी शारदा नहर जो आपके पीलीभीत से होती हुई आती है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये शारदा नदी से निकाली गई है और इसकी लंबाई 938 किलोमीटर है। जबकि अगर हम इसमें से 400 घटा दें तो 538 किलोमीटर जो लंबाई है ये उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के बीच है।
यानी उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से कितनी लंबी लगती है? तो 538 किलोमीटर लगती है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो मात्र एक देश जिसका नाम है नेपाल। और कितनी लंबी लगती है दोस्तों? 538 किलोमीटर लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया? अब आप ये समझिएगा ई वेस्ट इको पार्क क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो ई वेस्ट इको पार्क क्या होता है ये बात आपको समझना है। ई वेस्ट का मतलब होता है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सामान है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली में फैल रहा था या फैलता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको पूरी तरह से उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो उसको नष्ट करने के लिए दिल्ली में भारत का सबसे पहला ई वेस्ट इको पार्क खोला गया। तो कहाँ पर खोला गया दोस्तों? दिल्ली में खोला गया है। ये कितने एकड़ में फैला है? तो याद रखना ये 21 एकड़ में फैला है। और इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सामान है उसको नष्ट किया जाएगा इस पार्क के तहत। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास और भी अच्छा है। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया यार दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो आपको याद करना है कि पद्मा के नाम से गंगा को कहाँ जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। आप याद रखेंगे कि गंगा को उत्तराखंड में जानते हैं भागीरथी के नाम से, देवप्रयाग में इसको जानते हैं गंगा के नाम से, और जैसे ही पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल में इसको कहते हैं हुगली, और दोस्तों बांग्लादेश में इसे कहते हैं पद्मा। और जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का संगम होता है तो इन दोनों के संगम को कहा जाता है मेघना। और दोस्तों ये दोनों ऐसी नदियां हैं दुनिया की जो सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। और ये कहाँ पर गिरती है दोस्तों? सुंदरबन के डेल्टे में गिरती हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है प्यारे दोस्तों। तो आपको जरूर से जरूर ये बात याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश पुलिस का। जबकि हम उड़ीसा पुलिस की बात करें तो इसका है सर्व योर प्रोटेक्ट। तो हम बात करते हैं सर्व योर प्रोटेक्ट। सर्व योर प्रोटेक्ट किसका नारा है? तो दोस्तों उड़ीसा पुलिस का नारा है। उत्तर प्रदेश का है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। राजस्थान का है दोस्तों आपका सेवार्थ कटिबद्ध। ये कई बार पूछा गया है, कटिबद्ध, सेवार्थ कटिबद्ध, ये नोट कर लेना दोस्तों, छाप लेना इसको। और हरियाणा पुलिस का क्या है? तो सुरक्षा, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, सेवा, सुरक्षा और दोस्तों सहयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ये जरूर से जरूर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप याद रखें उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उड़ीसा का है सर्व योर प्रोटेक्ट, और दोस्तों राजस्थान का है सेवार्थ कटिबद्ध, और उड़ीसा पुलिस का है दोस्तों सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो आपको याद करना है दोस्तों किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो आप देखेंगे तो दोस्तों उसका ऑप्शन आएगा गुरु हरगोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। ये क्वेश्चन आता है अकाल तख्त, अकाल तख्त की स्थापना किसने की है दोस्तों? तो गुरु हरगोविंद ने की है। तो गुरु हरगोविंद को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा, और दोस्तों इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, और इन्होंने सिक्कों को लड़ाकू बनाया। तो सिक्कों को लड़ाकू बनाने वाले कौन थे? तो दोस्तों वो थे गुरु हरगोविंद सिंह। यहां से देखें तो गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो दोस्तों ये सिक्कों के 5वें गुरु थे, और इनको जो मृत्यु दंड दिया था दोस्तों वो 1606 में वो जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। तो दोस्तों जहांगीर ने 1606 में 30 मई 1606 को जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो गुरु तेग बहादुर, ये दोस्तों सिक्कों के 9वें गुरु हैं, और इनको जो मृत्युदंड दिया था दोस्तों 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था किसने? तो दोस्तों ये दिया था आपका औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने। तो आप याद रखना औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? तो याद रखेंगे गुरु तेग बहादुर को 1675 में, और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? दोस्तों जहांगीर ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्वेश्चन आता है कि गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 1708 में हुई थी, और महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। कहां पर? नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों, और 1708 में हुई थी। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों के सबसे पहले गुरु कौन है? तो दोस्तों सिक्कों के जो पहले गुरु हैं वो है गुरु नानक। और सिक्कों के कुल कितने गुरु हुए हैं? तो 10 हुए हैं। और आखिरी कौन से दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद अब अगला गुरु कोई नहीं होगा, बल्कि अगला गुरु जो माना जाएगा वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यह भी क्वेश्चन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और ये जो सर विल्किंस है, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में क्या किया था दोस्तों? अनुवाद किया था। इसके बाद में दोस्तों यहां पर भगवत गीता की बात कर लीजिए, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक गीता पुस्तक है और एक है दोस्तों आपका महाभारत। क्या है? महाभारत। इन दोनों के रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों महर्षि व्यास। तो महर्षि व्यास ने इन दोनों की क्या की है दोस्तों? रचना की है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है वो किसने कराया था? तो दोस्तों अकबर ने कराया था। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था और इसके महाभारत के फारसी अनुवाद को रजनामा कहा जाता है। रजनामा कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि गीता और महाभारत दोनों को लिखा है महर्षि व्यास ने लिखा है। और गीता में दोस्तों आपके 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया था दोस्तों अकबर ने, और महाभारत के फारसी अनुवाद को रजनामा कहा जाता है। और इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने वाला कौन था? तो दोस्तों वो था चार्ल्स विल्किंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर से जरूर याद करना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये कहां पर है दोस्तों? असम में है। कहां पर है? असम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, संविधान के अंदर अगर आप देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के अंदर एक भाग आता है जिसका कहते हैं भाग नंबर 18। भाग नंबर 18। तो संविधान का जो भाग नंबर 18 है ये दोस्तों 352 से लेकर के 360 तक स्थित है। ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आता है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 300 दोस्तों आपका 56 और 300 दोस्तों आपका 60। तो 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी और 356 में राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन, और राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। कितने के तहत? 352 के तहत। तो अनुच्छेद 352 में ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अब तक कितनी बार लगाई गई है? तो अब तक नेशनल इमरजेंसी दोस्तों हमारे देश में 3 बार लगाई गई है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार? 3 बार लगाई गई है। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरह याद रखना। 3 बार, एक तो 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, एक 1971 में और एक दोस्तों आपका 1975 में। तो याद रखना 1962, 1971 और 1975, ये 3 बार हमारे यहाँ हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो अब तक देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश के अंदर दोस्तों क्या लगा सकता है? नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्यारे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर हम देखें तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और उसके तहत संविधान के भाग नंबर 4 में इनको जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको कहा था अनूठी विशेषता। और यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के विचारों को किस संविधान के किस भाग में रखा गया है या संविधान के किस स्थान पर रखा गया है? तो भाग नंबर 4 में दोस्तों महात्मा गांधी के विचारों को रखा गया है। मेरे दोस्तों इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लाल रुधिर कर्णिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए दोस्तों मनुष्य में लाल रुधिर कर्णिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आप याद रखेंगे 120 दिन होता है। लाल रुधिर कर्णिकाओं को दोस्तों आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी। इसी की जगह एक दूसरी चीज होती है, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इनका जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। इनका जीवन काल होता है दोस्तों 3 से 4 दिन।
इन्हें शरीर का सिपाही कहा जाता है, इन्हें शरीर का रक्षक कहा जाता है। इन दोनों का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है, तो अस्तित्व मज्जा में होता है। और इन दोनों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों, प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि प्लीहा में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। तो इनका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों, प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल दोस्तों 3 से 4 दिन का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो अधिक तापमान के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वो है विटामिन सी। ये जो विटामिन सी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ज़्यादा सब्जी को पकाने से या ज़्यादा सब्जी को बारीक काटने से विटामिन सी क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया है कि विटामिन जो डी है दोस्तों, इसे गरीबों का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए किसी बड़े भोजन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सूर्य की किरणों से ये प्राप्त हो जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखने की चेष्टा करें तो दोस्तों इसका सही जो जवाब होगा वो होगा डॉक्टर स्वाति नायक। पहले दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि बोरलॉग जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है ये अमेरिका के रहने वाली थे दोस्तों, और इन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहा जाता है, तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। किसको, एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल की मुद्रा बताइए, नेपाल की मुद्रा क्या है। ये दोस्तों आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है। और रुपया दोस्तों भारत की भी मुद्रा है, आप याद रखना। पाकिस्तान की भी मुद्रा है दोस्तों, आपके श्रीलंका की भी मुद्रा है। तो श्रीलंका की मुद्रा भी यही है। ठीक है, तो श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत और नेपाल, इन सब की मुद्रा क्या है, रुपया है। एक देश आता है दोस्तों जिसको कहते हैं मॉरिशस। क्या आता है, मॉरिशस आता है। तो मॉरिशस जो देश है इसका भी मुद्रा क्या है दोस्तों, आपकी रुपया है। एक देश आता है दोस्तों जिसको कहते हैं सेशेल्स। ये सेशेल्स एक देश आता है, सेशेल्स। तो सेशेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स, इन सब की जो मुद्रा है वो दोस्तों क्या है, रुपया है। जबकि टका की बात कर लीजिए तो दोस्तों टका बांग्लादेश की मुद्रा है। किसकी, ये बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों टका। यहां पर डॉलर की बात करते हैं दोस्तों, ये अमेरिका की मुद्रा है, यूएसए की मुद्रा है। रुपया किसकी है, तो दोस्तों ये इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया की मुद्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात नोट करके याद कर लेना, एक आती है रुफिया, ये रुफिया आती है, रुफिया। ये मालदीव की मुद्रा है। किसकी, मालदीव। ये आप रखना, मालदीव की मुद्रा है। तो प्यारे दोस्तों केवल रुपया की बात की जाए तो रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स की है। टका बांग्लादेश की है, डॉलर अमेरिका की है, रुपया किसकी, इंडोनेशिया की। और एक आता है रुफिया, फै। तो रुपया ये किसके दोस्तों, मालदीव की है। तो ये मुद्रा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।